आज की कहानी शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूं जो लोग क्राइम स्टोरीज़ बनाते हैं कि आप लोग मेरी क्राइम स्टोरीज़ को कॉपी ना करिएगा। अगर आप लोग कॉपी करेंगे मैं फालतू में स्ट्राइक दे दूंगा आपको, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है क्राइम स्टोरी लिखने के लिए। और आप लोग क्या करते हैं कि सीधा कहानी उठा लेते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा कर थंबनेल पर लिख देते हैं। उसके बाद में आपके जो व्यूज़ होते हैं मिलियंस में जाते हैं और हमारे जो व्यूज़ होते हैं वो 2-2.5 रह जाते हैं। जबकि हमने उस कहानी के ऊपर मेहनत की थी, स्टडी की थी, रिसर्च की थी, और आप लोगों ने क्या किया, सीधा कहानी उठाई और पढ़ दी। तो बाद में आप लोग पछताएं। इससे बेहतर यही है कि आप कहानी को कॉपी करना छोड़ दीजिए। एक महिला बदहवास सी पुलिस थाने में जाती है और पुलिस थाने में जाने के बाद में वो पुलिस वालों से सिर्फ एक ही बात कहती है कि साहब उसके बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए। अब जब पुलिस वाले एक माँ से ये बात सुनते हैं कि उसके बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए, पुलिस वालों को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कैसी माँ है जो अपने बेटे को गिरफ्तार कराना चाह रही है। लिहाजा पुलिस वाले उस माँ से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखाने आई हो, और तुम कैसी माँ हो जो अपने बेटे के ही खिलाफ कंप्लेंट लिखाने आ गई। तो जो माँ है वो पुलिस वालों से कहती है कि देखो साहब, अगर आप मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो उसके वजह से कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अब पुलिस वाले जब इस माँ से पूरी हकीकत सुनते हैं तो यकीनन दोस्तों ये एक ऐसी कहानी होती है जो वाकई परेशान करने वाली होती है। और कई दिनों से ये एक ऐसी कहानी थी जो मेरी वेटिंग लिस्ट में थी और मैं सोच रहा था कि इस कहानी को आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन नहीं सुना पाता था। लेकिन फिर सोचा क्योंकि ये कहानी एक लेसन भी है आजकल के लोगों के लिए, आजकल के ज़माने के लिए, तो सुनाना भी पड़ता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द जो इंसान को पता होनी चाहिए, क्योंकि इस समाज में कौन कौन किस किस तरीके से रह रहा है ये चीज़ें किसी को नहीं पता है। जो बच्चियां थी पहले तो बाहर सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में बच्चियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। एक ऐसा ज़माना आ चुका है कि इस ज़माने के अंदर लोग रिश्तों को कलंकित कर रहे हैं, नातों को कलंकित कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से रिश्ते नातों को भूल चुके हैं कि किसी भी रिश्ते को कलंकित करने से नहीं चूकते। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के साथ में फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की कहानी में मैं आगे बढ़ूं, लेकिन आज की कहानी में मैं आप लोगों से वो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो आज तक मैंने आप लोगों से कभी नहीं की। अब वो वक्त आ चुका है कि मैं आप लोगों से कुछ मांगूँ, क्योंकि अब मैंने अपने इस चैनल पर लगभग 450 एपिसोड सुनाए हैं और 450 एपिसोड सुनाने के बाद में मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों से मांगूँ कुछ। तो मांगना यही है कि आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं तो बस लाइक कर एक कमेंट्स ज़रूर करा करें, क्योंकि लाइक और कमेंट्स करने से आपका कुछ नहीं जाता, बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। साथ के साथ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वो लोग जाइए, हमारे अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोगों से जो बातचीत है वो डायरेक्टली भी होती रहे। तो दोस्तों बात करें अगर आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, और इसी मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है मंदसौर ज़िला, और इसी मंदसौर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है पिपलिया मंडी थाना, और इसी पिपलिया मंडी थाने के अंतर्गत एक गांव में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं है, एक पति है, एक पत्नी है, यानी परिवार का मुखिया और मुखिया, और इनके 3 बच्चे हैं। जो बड़ा वाला बेटा है और उसके बाद में जो छोटा बेटा है, इनकी उम्र क्रमशः 5 साल और 3 साल है, और जो बेटी है उसकी उम्र लगभग 1 साल के आसपास है। लेकिन इससे थोड़ा सा पहले चलते हैं। जो परिवार है, शादीशुदा ज़िंदगी होने के बाद में ये अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। गरीब परिवार है, ना किसी से लेना ना किसी से देना, अपने काम करते हैं, अपने घर रहते हैं, बस किसी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो कुछ भी पैसे ये पति कमाता था, पति लाकर वो पैसे अपनी पत्नी के हाथ पर रखता था, और उसके बाद में जो पत्नी थी इसकी, वो पूरे परिवार का बहुत अच्छे तरीके से भरण पोषण कर रही थी। 2 बेटे थे, 1 बेटी थी, जिम्मेदारियाँ थी। भले ही इस घर के अंदर ज़्यादा पैसा ना हो, लेकिन खुशियाँ भरपूर थी, सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट चल रही थी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि कभी कभी वक्त ऐसी करवट लेता है कि हंसता खेलता जो परिवार होता है आज अच्छा खासा है, कल उजड़ जाता है। और सेम कुछ इस घर के अंदर भी ऐसा हुआ। जब बड़ा बेटा 5 साल का हुआ था और छोटा बेटा 3 साल का हुआ था, बेटी 1 साल की हुई थी, उसी समय इस परिवार के ऊपर एक बिजली सी कौंध जाती है। दरअसल इस घर का जो मुखिया होता है, उस मुखिया की अचानक से मौत हो जाती है। जब इस घर की मुखिया की मौत हो गई थी तो उसके बाद में इस घर की जिम्मेदारी अगर किसी पे आई थी तो वो आई थी इस घर की जो महिला बची थी, जो बच्चों की माँ बची थी, उसके ऊपर।
यानी अब सारे घर की जिम्मेदारी इस महिला के ऊपर आ चुकी थी। अब जो माँ थी बेचारी, इसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी। लिहाजा माँ भी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए जो माँ थी लोगों के घरों में कामकाज करती, कामकाज कर कर अपने परिवार का, जो परिवार में अब बच्चे बच्चे थे, उनका भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और जो बड़ा वाला बेटा होता है जिसका नाम अंकित होता है, इसकी उम्र तकरीबन 20 साल हो जाती है। जो छोटा वाला बेटा होता है उसकी उम्र लगभग 16 साल हो जाती है और जो बेटी पिता के मरने के समय 1 साल की थी, उसकी उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास हो जाती है। यानी जो माँ थी इसने अपने बच्चों की भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से परवरिश की थी। जो बड़ा बेटा उस समय 5 साल का था, वो अब 20 साल का हो चुका है। यानी 15 साल इस माँ ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए लोगों के घरों में काम किया था। सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। माँ जो थी वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि शायद जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल जो तीनों बच्चे होते हैं वो बच्चे पढ़ने लिखने तो जाते हैं, चूँकि पैसे इतने थे नहीं जो माँ आगे परवरिश करा सकती। इसलिए माँ अपने बड़े बेटे से कहती है कि बेटा तुम पढ़ते लिखते भी नहीं हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम हमारे कामकाज में हाथ बटाओ, जिससे हमें 4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं। खर्चे के साथ साथ कुछ सेविंग्स भी हो चुके। अब चूंकि बच्चे जो पढ़ लिख नहीं रहे थे वो माँ की बात से सहमत होते हैं। बड़ा बेटा माँ के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। माँ कहीं भी अगर काम करने के लिए जाती है तो जो बड़ा बेटा होता है माँ के साथ ही जाता है, काम करता है, उससे कुछ पैसे आते हैं, इससे परिवार का खर्चा चलता है, साथ के साथ कुछ सेविंग्स भी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। लेकिन उसके बाद शायद इस परिवार के ऊपर और भी ज़्यादा गमों का पहाड़ टूटता है, क्योंकि उसके बाद वो दौर आता है जिस दौर को पूरी दुनिया कभी नहीं भुला सकती, कोरोना का दौर। अब जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की लहर आती है, लॉकडाउन लगते हैं, तो जो मध्य प्रदेश था, मंदसौर का थाना में जो पिपलिया मंडी में ये परिवार रहा करता था, यहाँ पर भी लॉकडाउन लगता है। जब यहाँ पर लॉकडाउन लगता है तो परिवार के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी अंकित, उसका भाई और उसकी बहन और उसकी माँ, जिनका भरण पोषण लोगों के घर पर काम करके ही चल रहा था, ऐसे में इस परिवार के ऊपर एकदम से मुसीबत आ जाती है। और ये जो परिवार था अब पैसों के खर्चों के लिए परेशान हो चुका था, क्योंकि इस परिवार के लिए मुश्किल ये थी कि ना तो अंकित काम पर जा सकता था, ना माँ काम पे जा सकती थी, ना छोटा भाई काम पे जा सकता था। बहन तो अभी महज 12 ही साल की थी और इस परिवार का भरण पोषण ही लोगों के घर में काम कर कर चल रहा था। तो ऐसे में लॉकडाउन लग जाना इस परिवार के लिए बड़ा मुश्किल भरा दौर था। उसके बाद में समय धीरे धीरे गुजरता है। ये जो परिवार था जैसे तैसे कर कर अपना गुजारा करता है। कभी खाने को खाना है, कभी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है। कहते हैं रात के बाद सवेरा आता है। उसके बाद में साल 2021 आता है। साल 2021 में जो कोरोना की जो गाइडलाइंस थी उसमें थोड़ी सी ढील दी जाती है कि उसी समय एक महिला वो इस अंकित की माँ के पास आती है और कहती है कि देखो तुम भी थोड़ी परेशान हो, तो ऐसा किया करो कि तुम्हें भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे और मेरे घर में तुम काम कर दिया करो। अब जैसे ही अंकित की माँ ये बात सुनती है कि एक महिला उसके पास काम को लेकर आई है कि उसे काम करने वाला चाहिए, अंकित की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि कम से कम उसके परिवार का भरण पोषण होगा, बच्चों को खाना मिल सकेगा। इसलिए अंकित की माँ अंकित से कहती है कि ठीक है, जो छोटा वाला भाई है जिसकी उम्र अभी 16 साल की हो चुकी है, मैं उसे अपने साथ काम पर ले जाया करूँगी और तुम भी काम के सिलसिले में किसी से बात करना, अगर छोटा मोटा काम तुम्हें भी मिल जाएगा तो ठीक ठाक है। उसके बाद में जो अंकित होता है वो किसी दोस्तों से वगैरह से बात करता है और काम पर कभी जाता है कभी नहीं जाता है। यानी जैसा जैसे उसे काम मिलता है वो अपनी माँ का कहना मानता है, काम करता है। इधर जो माँ थी ये भी उस महिला के घर पे काम पे जाने लगी थी और जो छोटा वाला भाई था ये माँ के साथ ही चला जाता था। इसी दौरान एक तारीख आती है 24 अक्टूबर साल 2021 और 24 अक्टूबर साल 2021 को अंकित काम पर नहीं गया था। लेकिन अंकित की जो माँ थी और जो 16 साल का भाई था वो दोनों काम पर गए थे। अंकित घर में अकेला था और घर में महज 12 साल की बहन भी अकेली थी कि उसी समय अंकित अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा होता है और जो बहन थी घर का छोटा मोटा काम कर रही होती है। उसी समय अंकित उठता है। उठने के बाद में अपनी बहन का हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ कर उसे सीधा कमरे के अंदर लेके जाता है और कमरे के अंदर ले जाने के बाद में ये अपनी बहन से गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। बहन चूँकि 12 साल की हो चुकी थी, उसे इतनी समझ थी कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। वो समझ रही थी कि भाई उसे गलत तरीके से टच कर रहा है। बहन जो थी भाई से कहती है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन जो भाई था शायद अब वो भाई नहीं रहा था, बल्कि वो शैतान बन चुका था, हैवान बन चुका था।
वो अपनी बहन को मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि देखो जैसा ये हो रहा है ऐसा ही तुम्हें मेरे साथ करना है, अगर तुम मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा मेरे मार पिटाई लगाऊंगा। बहन साफ तौर से इनकार कर देती है कि तुम जो कुछ करने जा रहे हो मुझसे बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ और तुम आखिर अपनी बहन के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। उसी समय जो अंकित था अपनी बहन को लातों घूंसों से मारने लग जाता है। उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई करता है कि जो बहन होती है दर्द के मारे चीखने लग जाती है। उसके बाद में ज़ोर ज़बरदस्ती उस बहन के साथ में रेप करता है। रेप करने के बाद में जब उसका मन भर जाता है तो उसके बाद में उठता है और उठने के बाद में कहता है कि देखो अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब दोस्तों आप लोग ज़रा सोचिए कि एक लड़की जिसकी उम्र महज अभी 12 साल है, उसे दुनिया की अच्छी बुरी चीज़ों का पता भी नहीं है, उसे ये परख भी नहीं है कि वो किससे मदद मांगे किससे ना मांगे, और उसे जान से मारने की धमकी कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई दे रहा है और उसका ही रेप करने के बाद दे रहा है, तो वो तो डर जाएगी। इसी तरीके से अंकित की ये जो बहन होती है 12 साल की, ये बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। अब जो 24 तारीख थी 24 तारीख गुजर जाती है, 25 तारीख गुजर जाती है, 26 तारीख का दिन आता है, 26 अक्टूबर साल 2021। 26 अक्टूबर साल 2021 को जो अंकित की माँ होती है और छोटा भाई होता है जब ये काम के लिए निकल रहे होते हैं, तो उसी समय अंकित की माँ देखती है कि जो घर में बेटी है जिसकी उम्र अभी 12 साल है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, कुछ ज़्यादा समझदार नहीं हुई, उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई पड़ रहा है। वो घबरा रही है, परेशान है। अब ये जो माँ थी अपनी बेटी के पास पहुंचती है, पूछती है बेटा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हें जाड़े के अंदर इस तरीके से क्यों पसीना आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर अक्टूबर के महीने में गर्मी इतनी होती नहीं है। अब जब लड़की को पसीना आते हुए ये जो माँ है वो देखती है तो घबरा जाती है, सोचती है बेटी की तबीयत खराब होगी। उसके बाद उससे कहती है कि बेटा तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। लेकिन ये जो लड़की होती है कहती है माँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और ना मैं घबरा रही हूँ, आप अपने काम पे चले जाओ। लेकिन माँ को साफ दिखाई पड़ रहा था कि ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत ज़्यादा सहमी हुई है। इसलिए ये पुचकार कर उस लड़की को कमरे के अंदर लेके जाती है और कमरे के अंदर ले जाने के बाद में पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, अगर कोई भी बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ। तो उसके बाद में जो 12 साल की बिटिया होती है ये अपनी माँ के सामने टूट जाती है और रोते हुए एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद में जो माँ होती है उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल ये बेटी बताती है कि 24 तारीख की वो बात है कि जब भाई ने मेरे साथ पूरा दिन दरिंदगी की थी और तुम उस समय घर पे नहीं थी। अब जैसे ही ये बात माँ सुनती है परेशान हो जाती है कि उसके घर का एक बेटा अपनी ही सगी बहन के साथ में इस तरीके से कुकर्म कर रहा है। वो परेशान होती है। फिर वो अपनी बेटिया से पूछती है बेटा तुम जो कह रही हो क्या वो सच है, इसमें क्या सच्चाई है, ध्यान रखो कि वो तुम्हारा सगा भाई है, तुम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन जो बेटी थी वो कहती है कि माँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं ना बाहर जाती हूँ ना आती हूँ, मुझे क्या मतलब किसी से, लेकिन मेरे भाई ने मेरे साथ में इस तरीके से दरिंदगी की है वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, और अगर आज तुम काम पर चली जाती तो शायद आज भी भाई मेरे साथ में वही सब कुछ करता। अब जैसे ही ये माँ ये बात सुनती है तुरंत अपनी बिटिया को लेती है और इसी पलिया मंडी थाने में पहुँचती है, पिपलिया मंडी। और पिपलिया मंडी थाने में पहुंचने के बाद में जो एसपी अमित वर्मा होते हैं उनके सामने सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी पुलिस को सुनाती है। अब जब पुलिस ये पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस बड़ा परेशान होती है कि एक भाई है अपनी ही सगी 12 साल की छोटी बहन के साथ में इस तरीके से कर रहा है, उसको डरा रहा है, धमका रहा है कि तुझे जान से मार देगा, और डराते हुए उसके साथ में उसका शारीरिक शोषण कर रहा है, उसके साथ में रेप कर रहा है। लिहाजा जो एसपी अमित वर्मा होते हैं तुरंत पहुंचते हैं, इस लड़के जिसकी उम्र 20 साल है अमित को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में इसे थाने लेके आते हैं, इससे पूछताछ करते हैं। तो अमित उस समय पुलिस के सामने जो बातें बताता है वो वाकई हैरान करने वाली होती हैं और आज के समाज के लिए एक आईना भी है, वो मैं आगे बताऊंगा। दरअसल अमित बताता है कि वो अपने मोबाइल में अक्सर ब्लू फिल्म देखा करता था, गंदी मूवी देखा करता था। उसके मन में यह ख्याल आता था कि जैसा इस मूवी के अंदर हो रहा है वैसा ही वो करे, और इसी वजह से इसके मन में ये भी आता था कि अगर उसे कोई भी महिला मिल जाए तो वो उसका रेप कर देगा। और जब उसे अपनी बहन दिखी, घर में अकेली दिखी, तो इस वजह से उसने अपनी बहन का रेप कर दिया। यानी वो मोबाइल फ़ोन देख देख कर, उसमें अश्लील फिल्में देख देख कर इतना ज़्यादा उग्र हो चुका था कि अगर वो अपनी बहन के रेप के इल्ज़ाम में पकड़ा न जाता तो न जाने कितनी ही और लड़कियों के साथ में वो रेप कर देता। बहरहाल पुलिस इसमें 376 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजती है। लेकिन आज की कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं था कि मैंने बस आप लोग को एक कहानी सुनाई है, बल्कि आज की कहानी एक मैसेज भी है, खासकर पेरेंट्स के लिए। क्योंकि दोस्तों आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन हर बच्चे की नीड है, ज़रूरत है।
और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दें, लेकिन कम से कम हम अपने मोबाइल फ़ोन पर, उनके मोबाइल फ़ोन पर नज़र रख सकते हैं। वो मोबाइल फ़ोन में किस तरीके की चीज़ें दिख रहे हैं वो हम लोग नज़र रख सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन आता है कि पेरेंट्स जो अथॉरिटी अपने बच्चों को देंगे वो वही एक्सेस कर सकेंगे, वही देख सकेंगे। यानी कितने समय तक वो मोबाइल सारा चला सकते हैं ये भी पेरेंट डिसाइड कर सकते हैं, उनके मोबाइल में एक सेटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कौन सी ऐप वो इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन सी साइट्स पर जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स अपने आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो कम से कम आज के पेरेंट्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी, और इस कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मेरी कहानी सुनाने की जो शैली है उस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं ज़माने को क्या हो गया है भाई साहब। रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, तो सतबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मुकेश शर्मा हैं, लिखते हैं जय हिंद भाई साहब। पहले तो यही कहूँगा कि परिवार का ध्यान रखें, एक दिन कहानी नहीं सुनाएंगे तो कोई बात नहीं। बेटी द्वारा माँ का मर्डर पर कहूँगा कि माता पिता बच्चों के अनुसार चलें, बच्चों की तरह रहें, उनका कहना माने, इसी में उनकी भलाई है। ऐसा समय आ गया है कि यही कहा जा सकता है। तो मुकेश शर्मा जी, खैर आपका व्यू है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब। सुरेंद्र शर्मा विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। लईक अब्बास लिखते हैं, कहते हैं शाबिज भाई अच्छी स्टोरी है। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर हैं जो लिखते हैं, मलिक साहब स्टोरी बहुत अच्छी है। आमिन गुज्जर फ्रॉम पाकिस्तान फैसलाबाद से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। कुंदन पाल जी लिखते हैं, भाई नमस्ते। तो कुंदन पाल जी आपका बहुत शुक्रिया। इरफान अली हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आजकल मोहब्बत ही जिस्म से होती है, दिल से मोहब्बत करने वालों जो है उन्हें दगा ही मिलता है। इरफान अली जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये मोहम्मद शुएब का है, लिखते हैं मलिक भाई शायरी के अंदाज में पढ़िएगा, बस 2 लाइनें लिखी हैं। बेटियाँ माओं से लड़ती हैं, माएँ बेटियों से कहाँ, इश्क गालिब आ गया है दूध की तासीर पर। बहुत अच्छी बात कही आपने, लव फ्रॉम यूएई। तो मोहम्मद शुएब जी आपने बहुत अच्छी बात कही, जो इश्क है वो दूध की तासीर पे भी आजकल गालिब आ चुका है, यानी दूध के रिश्तों को भी, खून के रिश्तों को भी लोग कलंकित कर दे रहे हैं। ये चौधरी है, लिखते हैं ऊपर वाले ने हर काम के लिए ज़रिया बनाया है, वो ख़ुद किसी को मिटाने आए ऐसा हो नहीं सकता, जो आया है उसको मौत आनी है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाबिज भाई क्या हो गया है, खून के रिश्तों को इतनी बेईमानी हो गई है। रमेश चौधरी राजपुरा खबरनामा पंजाब से, तो रमेश चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंजाब से कहानी सुनते हैं। हसीबुल अंसारी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, बहुत ही शर्मनाक कहानी है, बेटी ने उसकी माँ के साथ जो किया बहुत गलत था। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये आलम शेख का है, लिखते हैं आजकल के जो रिश्ते नाते हैं सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं, आजकल तो मर्दों से ज़्यादा औरतें क्राइम कर रही हैं। एक बार हो अगर मर्द तो गलत नहीं करता, लेकिन उससे मजबूर कर दिया जाता है। और इस पे जो कमेंट्स रिप्लाई आया है वो लिखता है नसीर अहमद, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, इसलिए शरीयत में हुक्म है कि लड़की को भी उसकी भी मर्ज़ी पूछनी चाहिए, यानी शादी के लिए बात करते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही नसीर अहमद जी आपने, लेकिन शरीयत में ये हुक्म नहीं है, शायद मैं जहाँ तक जानता हूँ, कि आप किसी से जिस्मानी ताल्लुकात बनाएं और अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर। खैर दोस्तों, ये थी कहानी कैसी लगी, और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स, करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।